Hello students, today we'll discuss Ampere's circuital law and its applications. तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते थे कूलम्स लॉ और गॉस लॉ, और ये दोनों लॉज हमारी क्या हेल्प करते थे? तो गॉस लॉ हो या कूलम्स लॉ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लॉज थे। और गॉस लॉ हम यूज करते थे कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होती थी। उसी एनालॉजी से सोचें तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ और गॉस लॉ हैं, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी दो लॉज होते हैं। उनमें से एक हम पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है? बायो-सेवर्ट लॉ, ये हम जानते हैं। उसी तरह का एक और लॉ है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली किस काम के लिए है? तो वो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। और जब मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक होती है तब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो हमारी चॉइस होती है कि हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करें या एम्पियर्स सर्किटल लॉ। वैसे तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ एक जनरल लॉ है, पर हम इसका इस्तेमाल तभी करेंगे, इसका यूज तभी करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक होगी। ये आगे और अभी समझ में आएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये बायो वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये, पर इसको आप देखेंगे मैथमेटिकली तो बड़ी आसान सी बात मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। मतलब कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट्री लेंथ का डॉट प्रोडक्ट लो और इसको अलोंग अ लाइन इस इंटीग्रल को फाइंड कर लो। यानी इस जो एक्सप्रेशन है b डॉट डी एल, इसको किसी लाइन के अलोंग एडअप करते जाओ। और ये जो सर्कल यहां हमने लगाया हुआ, ये किस बात का है? तो ये है किसी क्लोज्ड पाथ के लिए। यानी इसी क्वांटिटी को जो मैथमेटिकली यहां लिखा हुआ है, उसे ही वर्ड्स में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। किसका? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप, along a closed loop या closed path is equal to mu naught times, mu naught क्या है? तो ये है permeability of free space, 4 pi into 10⁻⁻⁷। तो इस क्वांटिटी को हम क्या पढ़ा करेंगे? इसको बोलेंगे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ is equal to mu naught times of the current passing through that closed path, मतलब through the loop। mu naught times of current threading the loop, ऐसा भी कहते हैं। mu naught times of current passing या current threading, जो उसमें से गुजर रहा है करंट, threading the loop। और इस थ्योरम को, मैं थ्योरम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गॉस लॉ है, और गॉस लॉ से हम इसको प्रूव जब कर रहे होते हैं तब ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ की जगह इसको थ्योरम बोलना चाहिए। तो ये एम्पियर्स का सर्किटल लॉ है। अब हम इसकी प्रूविंग करेंगे। एक बार और मैं बोल देता हूं ये स्टेटमेंट, क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा एक्सप्रेशन ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ। मतलब किसी पाथ के अलोंग चलते जाना है और ये क्वांटिटी लेकर उसको एडअप कर देना है। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। अब मैं इसकी करता हूं प्रूविंग। अब इसकी प्रूविंग करते समय हम ये मान लेंगे कि हमको बायो-सेवर्ट लॉ आता है। मतलब बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे।
और इसलिए फॉर अ वाइल ये थ्योरम बन गई। अब इसकी प्रूविंग के लिए मैंने लिया एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। ये कंडक्टर कैसा है? ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इसमें करंट आई पास हो रहा है। ऐसा एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के लिए यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इससे आर डिस्टेंस पर, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ये हम बाय-सेवर्ट लॉ से ऑलरेडी प्रूफ कर चुके होते हैं। वो कितनी होगी फील्ड? तो बी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r टेस्ला, क्योंकि हम SI में लिख रहे हैं। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसको राइट हैंड से होल्ड करेंगे इस तरह से, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस होंगी सर्कुलर, और ये बाहर आती हुई फील्ड होगी। तो यहाँ डॉट साइन भी लगाया जा सकता है। ये डॉट साइन बता रहा है कि फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। तो ये फील्ड हमको मालूम है। अभी हम फील्ड फाइंड नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ फील्ड फाइंड करने का लॉ है, उसमें हेल्प करता है। पर अभी हम फील्ड फाइंड नहीं, हम ये एम्पियर सर्किटल लॉ की प्रूविंग कर रहे हैं। तो यहाँ हमने मान लिया है बाय-सेवर्ट लॉ से हमको ये मालूम है, फ्रॉम बाय-सेवर्ट लॉ field at point P at a distance r from the wire is mu naught by 4 pi 2I/r। इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है टेस्ला में। अब क्या करेंगे? अब हम ये करते हैं कि इससे पास होने वाला, इस पॉइंट से पास होने वाला एक लूप बनाते हैं। यहां पर एक लूप ड्रॉ करते हैं, ऐसा लूप जिसकी ज्योमेट्री आपको मालूम हो, क्योंकि ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल ऑफ रेडियस r। ये r रेडियस का मैंने सर्कल बनाया है, इसको कहते हैं हम एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप बनाया है मैंने, सर्कल ऑफ रेडियस r। जानबूझ के सर्कल लिया है, क्योंकि एक तो इसकी मुझे ज्योमेट्री पता है, दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, और इसलिए हमने यहां पर सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अब क्या करूंगा मैं? अब बी मुझे पता है, अब मैं फाइंड करूंगा उस लाइन इंटीग्रल को, क्योंकि इसे ही मुझे प्रूफ करना है कि ये जो लाइन इंटीग्रल है क्लोज लूप के लिए, ये म्यू नॉट आई के बराबर है। तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है मैंने लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप। इसको मुझे प्रूफ करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पर बी देखता हूं, बी कैसा है? नॉर्मल आउटवर्ड। इसको यदि मैं ऊपर से देखूंगा इसी फिगर को, ये मुझे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी दिखाई पड़ेगी। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, पी की। यहाँ फील्ड है ऐसी, और एक एलिमेंट चूज करता हूं मैं यहाँ टेंजेंशियली, ये dl, बहुत छोटा सा लेंथ, वो इस फील्ड से कैसा हो जाएगा? पैरेलल। किसी और पॉइंट पर भी मैं बात करता तो भी क्या होता? dl ऐसा हो जाता और फील्ड भी ऐसी हो जाती, क्योंकि फील्ड तो इस सर्कल से हमेशा कैसी होती है? टेंजेंशियल। और इसलिए हर बार इस लूप पर ट्रेवर्सिंग करते समय b और dl के बीच का एंगल कितना हुआ करेगा? 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं b dl cos 0 हर एलिमेंट के लिए। और अलोंग द लूप यदि मैं ट्रेवर्सिंग करूंगा तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट होगा केवल dl cos 0 तो 1 हो गया, और dl dl मिलकर कितना हो जाएगा? 2 पाई r के बराबर, इसके सरकमफेरेंस के बराबर। और अब मैं इक्वेशन 1 से यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ b की, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ओवर r। ये b का वैल्यू डालकर और अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये r से r कैंसिल आउट होता है, पाई से पाई भी कैंसिल आउट, ये 2 2 जा 4। फाइनली क्या आ गया हमारे पास में? म्यू नॉट आई, जो हम प्रूफ करना चाहते थे। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग द लूप। देख रहे हैं आप, इस लूप में से आई करंट बहता हुआ चला जा रहा है। और इसको अच्छा बनाना है तो ऐसे बना सकते थे आप डायग्राम, ऐसा बना लो और क्लियर होगा कि ये इसके अंदर से पास होता हुआ जा रहा है करंट। इसी को कहते हैं करंट थ्रेडिंग द लूप।
तो ये प्रूव हो गया एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। अब इसका एक साइन कन्वेंशन है। मान लो ये कोई एम्पीरियन लूप आप बनाएंगे, कोई क्लोज लूप आपने बनाया और इसमें करंट बह रहा है, कैसा, क्रॉस लगा दिया मैंने। क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर जा रहा है करंट, और अंदर जा रहा है करंट, और एक और करंट है, मान लो यहाँ डॉट वाला एक और करंट है जो बाहर आ रहा है। ऐसे दो करंट्स यदि इसमें से पास हो रहे हो तो हम करते क्या है, जिस पाथ के अलोंग आप उस क्लोज लूप की ट्रेवर्सिंग करोगे उसकी डायरेक्शन में हम दाहिने हाथ की अंगुलियों को रख देते हैं, फिंगर्स को हाफ कर्ल्ड इस तरह से रख देते हैं, और यदि वो करंट थंब की डायरेक्शन में आएगा तो पॉजिटिव और उससे ऑपोजिट आएगा तो नेगेटिव। जैसे ये करंट है I1 और ये वाला करंट है सपोज I2, और ट्रेवर्सिंग में इस तरह कर रहा हूं। जब मैं लाइन इंटीग्रल निकाल रहा था तो इस तरह गया, मैं B डॉट DL ऐड कर रहा था। तो हाफ ओपन राइट हैंड में ये फिंगर्स को ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन में रखो, तब अंगूठे की डायरेक्शन में आ रहा है I2, यानी I2 को हम रिगार्ड कर लेंगे पॉजिटिव और I1 को रिगार्ड कर लेंगे नेगेटिव, क्योंकि वो अंगूठे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये छोटा सा साइन कन्वेंशन है, इसको याद नहीं भी रखेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि वो करंट्स जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो एडिटिव और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो सब्ट्रैक्टिव होंगे। तो नेट करंट निकालते समय इनकी डायरेक्शंस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। जब हम ये जान रहे होंगे कि कितना करंट उस लूप में से थ्रेड हो रहा है, बहुत सारे करंट्स होंगे, तो सबको हम साइन के साथ एडअप करके फिर यहाँ यूज करेंगे। अब इसको आप कंपेयर करो तो ये बिल्कुल उसी जैसा लॉ है, गॉस लॉ जैसा। वहां गॉस लॉ में हम क्या करते थे, जैसे यहाँ लाइन इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, वहां हम सरफेस इंटीग्रेशन निकालते थे। किसका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हमने फ्लक्स कहा था, और ये कितना होता था, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। बिल्कुल उसी तरह का ये लॉ है, एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ। तो फाइनली हमने ये सीख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज पाथ के लिए उसमें से थ्रेड हो रहे करंट के म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होता है। दिस इज एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। और इस समय लॉ नहीं है ये, इस समय जब हम इसकी प्रूविंग कर रहे थे तब ये थ्योरम थी, लॉ तो बाय सेवेट था। अब इसके एप्लीकेशंस के पहले एक और किसी भी, अभी हमने जो एम्पीरियन लूप लिया था वो कैसा था, सर्कल। पर जरूरी नहीं है कि सर्कल ही आप हमेशा, हम बनाएंगे तब तो सर्कल बना लेंगे, पर यदि किसी प्रॉब्लम में हमको आर्बिट्ररी शेप का कोई एम्पीरियन लूप गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लूप आपको गिवन है सपोज, और इसमें से ये करंट थ्रेड कर रहा है कितना, I, और आपको इसके लिए प्रूफ करना है इसको, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को। अब ये गिवन है कि ऐसा लूप है वो, और इसके लिए आप ये प्रूफ करके बताइए कि लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का इस पाथ के अलोंग कितना है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। अब इसकी प्रूविंग यदि करनी है तो हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इसमें हम कई सारे इस तरह से सेगमेंट्स लेंगे। ये मैंने कई सारे सेगमेंट्स बनाए, सपोज ये है DL1, एलिमेंट्री लेंथ DL1, ये DL2, और ये 3D डायग्राम है, बोर्ड में चिपका हुआ नहीं है ये इस तरह से दिखा रहा हूं मैं, और ये उसमें से करंट पास हो रहा है, DL2, DL3, DL4, और इसको एक्सिस जैसा मान लिया हमने इसको, इस वायर को। तो ये जो एंगल्स यहाँ सबटेंड हो रहे हैं, ये मैं सपोज कर लेता हूं d(θ1), d(θ2), d(θ3), d(θ4), और अब ये बहुत छोटे छोटे हैं, क्लैरिटी के लिए भले हमने बड़े बड़े बनाए DL1, DL2। अब हमको एक बात तो पता है कि किसी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में जो फील्ड होती है, उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, उनसे टेंजेंशियल होती है फील्ड की डायरेक्शन। अभी हम बात कर रहे थे, ये मान लो कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसकी, ये कोई करंट कैरिंग वायर है और इसकी ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो डायरेक्शन फील्ड की कैसी होगी, वो ऐसी होगी, टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहां पर फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी इस DL1 के लिए, वो ऐसी होगी, DB1,
dB1। इसके लिए कैसी होगी फिर, टेंजेंशियल होने की वजह से ऐसी होगी। और जब ये इसी के अलॉन्ग आ रही होती है तो जब हम यहां पर लाइन इंटीग्रल लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ये है इंटीग्रल बी डॉट डी एल, और अब हम इसको पार्ट्स में निकाल रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री है। और इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स के लिए इसको फाइंड करेंगे। इस पार्ट के लिए यदि मैं इस क्वांटिटी को फाइंड कर रहा हूँ तो वो कितनी होगी, B1, यहां मान लेता हूं मैं फील्ड है B1 डॉट DL1 cos 0, यानी ये हो जाएगा B1 DL1। इसी तरह से इसके लिए बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, B2 DL2। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए हो जाएगा B3 DL3। ये लाइन इंटीग्रल होगा एंड सो ऑन, जब तक ये लूप पूरा ट्रेवर्स नहीं हो जाता, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। अब B1 कितना होगा, तो B1 फिर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग मान रहा हूं मैं इसको, तो इससे यहां पर फील्ड कितनी होगी DL1 की लोकेशन पर, तो फॉर्मूला फिर से हमको वही लगाना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/D, 2I/R हैं, तो R ये R1 मान लेता हूं मैं। इसकी जो डिस्टेंस है DL1 की वो इस वायर से कितनी है, R1 है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/R1 DL1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R2 इंटू DL2 एंड सो ऑन। इसमें से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विद 2I ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच रहा है यहाँ, DL1 अपॉन R1। अब DL1 अपॉन R1 मतलब R का अपॉन रेडियस, और R का अपॉन रेडियस मतलब एंगल, इसको हम dθ1 लिख सकते हैं। जो यहां से बचेगा DL1 अपॉन R1 कैन बी रिटन एज dθ1। इसी तरह इसको लिख सकते हैं dθ2, इसी तरह dθ3, और ऐसे सब एंगल्स आएंगे और इनका सम इतना होगा, कितना होगा 2 पाई। यहाँ एंगल टोटल कितना सबटेंड होगा वायर पर, 2 पाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई के बराबर, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I इंटू 2 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, यानी हमको फिर वही मिल गया म्यू नॉट I। और इससे बाद एक और हमने सीख ली कि एम्पीरियल लूप का शेप ये मैटर नहीं करता है, किसी भी शेप के लिए ये लॉ लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस थी उसका शेप मैटर नहीं करता था। आपको याद होगा कि यदि क्यूब में कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है, तो इसका फ्लक्स कितना था, Q/ε0। और यदि इसको मैं शिफ्ट कर दूं, किसी स्फीयर के सेंटर पर रख दूं, तो भी कितना होगा, Q/ε0। तो ठीक उसी तरह जैसे गॉसियन सरफेस का शेप वहां मैटर नहीं करता था, यहां पर एम्पीरियन लूप का शेप भी कोई मायने नहीं रखता, वो सर्कल हो या किसी भी शेप का आर्बिट्ररी, ये लॉ फिर भी वैलिड होगा।